आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ से बचाव की तैयारियों की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई जिलों के डीएम और संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने बाढ़ को लेकर की गई तैयारियों को पूरा करने का निर्देश दिया और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपदा राहत केंद्र बनाने का निर्देश दिया। इसके अलावा सर्पदंश और एंटी रेबीज दवा की आपूर्ति बनाए रखने, पशुओं के लिए चारा का इंतजाम करने का भी निर्देश दिया। पटना को जलजमाव से बचाने पर सीएम का खास जोर रहा। मुख्यमंत्री ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तर्ज पर वाटर रिचार्ज का इंतजाम करने का निर्देश दिया। साथ ही सभी को काम पूरा करने का भी निर्देश दिया गया। कोरोना वायरस के चलते जो असर है उसके लिए तो सतर्क रहना ही, वह खुद भी एक आपदा है। अब इसी बीच में ये जो बाढ़ की स्थिति आएगी तो आ सकती है, ये कोई नहीं जानता है। तो नहीं आए तो बहुत अच्छा है, लेकिन आएगा तो उसके लिए तैयारी होनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि सब लोगों को लगभग पूरी तैयारी है और हर तरह से आप लोग तत्पर हैं, इसलिए अच्छी बात है। एक तरफ तो हम लोगों को कोरोना वायरस के चलते आइसोलेशन सेंटर भी बना करके रखना है, तो वो तो एक हुआ। और दूसरा, बाढ़ से प्रभावित होंगे तो बाढ़ से प्रभावित लोगों को संरक्षित करने के लिए तो आपको बनाना ही पड़ेगा आपदा केंद्र। तो आपदा केंद्र के लिए आप लोगों ने तय कर लिया, जगह वगैरह चिन्हित कर लिया है। लेकिन इसको देखते हुए कोरोना के चलते जो हम लोगों का नियम है कि एक दूरी बना के रखेंगे, कम से कम 2 गज की दूरी रहे। सीएम पटना को जलजमाव से बचाने के खास निर्देश दे रहे हैं, लेकिन पटना के अधिकारी लापरवाह नजर आ रहे हैं। 3-4 दिनों में मानसून दस्तक दे सकता है, लेकिन जलजमाव से बचाव की मुकम्मल तैयारी नहीं है। नाला उड़ाही का काम हुआ भी है तो आधा अधूरा। बिहार में मानसून आगमन का समय है वो 15 से 20 जून तक रहती है और इस पर भी पूरी संभावना है। जैसा कि अभी पूर्वानुमान है, अगले 4 से 5 दिनों में बिहार में बारिश हो सकती है। बिहार में मानसून आने में महज चंद घंटों की देरी है। जल जमाव के खतरे को भांपते हुए पटना प्रशासन नींद से जागा तो जरूर, लेकिन आधा अधूरा। जब आसमान में बादल घुमड़ने लगे तो नाला उड़ाही का काम शुरू किया, लेकिन वो काम भी महज खाना पूर्ति था। यकीन न हो तो जरा राजधानी के ट्रांसपोर्ट नगर का ये हाल देखिए। हम अभी मौजूद हैं पटना के बाईपास पर। ये बाईपास के ठीक बगल में ये नाला है और आपको बता दें कि इस नाले की उड़ाही हो चुकी है और उड़ाही के बाद जो वेस्ट मटेरियल है उसे ठीक उसके बगल में रख दिया गया है। बड़ा पहाड़ नुमा ये वेस्ट मटेरियल है। आप देखिए, जहाँ तक निगाहें जा रही हैं आपकी, वहाँ तक ये एक अलग पहाड़ नुमा वेस्ट मटेरियल का ये बना हुआ है, जो काफ़ी ऊंचाई पर है। नाले की उड़ाही की जा चुकी है। बताया ये भी जा रहा है कि कुछ ही दिनों के बाद यहाँ मॉनसून शुरू होने वाला है और मॉनसून जैसे ही दस्तक देगा उसके बाद से यहाँ बारिश शुरू हो जाएगी और बारिश शुरू होगी तो ये जो वेस्ट मटेरियल है फिर से नाले में चला जाएगा। ट्रांसपोर्ट नगर के बाद हम आपको पटना के पौष इलाके का हाल दिखाते हैं। ये देखिए पटना के सीने पर कूड़े का ढेर। कोरोना से बचाव के लिए जहां साफ सफाई सबसे बड़ी शर्त है, वहां न्यू मार्केट में कूड़े का पहाड़ बताता है कि पटना नगर निगम के इरादे इस पहाड़ के सामने राई से भी छोटे हैं। शहर की एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। अभी हम खड़े हैं पटना स्टेशन और हनुमान मंदिर के ठीक बगल में। देखने से ये चौंकाने वाली तस्वीर होगी। ये आपको देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो कूड़ा का ढेर है ये डंपिंग यार्ड बना दिया गया है और ठीक उसके ऊपर से फ्लाईओवर देख रहे हैं। ठीक बाएं साइड में हनुमान मंदिर है, जामा मस्जिद है और उसके बगल में यहाँ पे ये कूड़ों का ढेर है, जिसके कारण जो है पूरे यहाँ पे जो व्यापारी वर्ग है, यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, सारे के सारे लोग त्रस्त हैं। लगातार जिला प्रशासन से, नगर निगम से गुहार लगाई गई है। यहाँ तो इतना बदबू है और इतना गंदगी है, कोई आना नहीं चाहता है यहाँ पर और हमारा बिजनेस दिन पर दिन एकदम नीचे की ओर चला जा रहा है।
इसको लेकर के आप लोग कभी नगर निगम जिला प्रशासन से गुहार लगाए? हम लोगों ने डीएम को, कमिश्नर पटना नगर निगम को, चीफ मिनिस्टर से डिप्टी सीएम और चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी सभी को दिया है, मगर कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पिछली बार पटना कैसे कुव्यवस्था के पानी में उतरा रहा था, ये सबने देखा था। बावजूद इसके पटना नगर निगम की ये लापरवाही हैरान करती है। न्यूज 18 के लिए पटना से ब्रिजम पांडे, रवि एस नारायण और रजनीश कुमार की रिपोर्ट। बिहार में चुनावी साल है और सियासतदान एक बार फिर आरक्षण का जिन निकालने की कोशिश में जुटे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन को मौलिक अधिकार मानने से इनकार किया तो नेताओं की रार तेज हो गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार शुरू हो गया। वैसे सभी पार्टियां खुद को पिछड़ों की पैरोकार बता रही है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर आरक्षण का जिन निकल आया है। आधार बना है सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। सियासी दल अब इसी के बाद चुनावी फायदे के हिसाब से अपने अपने गुणा भाग में जुट गए। आरजेडी ने आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति का भी गठन कर दिया है और चुनावी साल में एक बार फिर आरक्षण को मुद्दा बनाने की तैयारी हो रही है। एक संगठन बनाई गई है, अनुसूचित जाति जनजाति विधानमंडल आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति। हम लोगों ने एकत्रित होकर हमारा जो आरक्षण जिस तरह से समाप्त किया जा रहा है, इस आरक्षण पर हम लोगों ने चिंतन और मंथन करने का काम की है। हम इधर सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि आरक्षण को लेकर इतने काम किए गए हैं कि विपक्ष अब रिजर्वेशन कार्ड नहीं खेल सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक पिछड़ों के हिमायती हैं। समाज में कुछ लोग आरक्षण को लेकर के भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं। भारत की सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के प्रति कटिबद्ध है। आरक्षण को मुद्दा बनाने का बात तो उस समय जब आप उस समय लालू प्रसाद यादव जी करते थे, लेकिन नीतीश कुमार तो उससे बड़े चैंपियन है ना। उनके समय में तो पंचायती राज में व्यवस्था में न दलितों को, न महिलाओं को, न अति पिछड़ों को आरक्षण था, तो उनसे बड़े चैंपियन नीतीश कुमार हैं। तो नीतीश कुमार तो इस बार खुद मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं और एनडीए के उम्मीदवार हैं, तो कहां से विपक्ष का ये आरक्षण का पॉलिसी चलने वाला? आपके समय में तो पंचायती राज व्यवस्था में आपने अति पिछड़ा महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया ना भाई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की सियासी पार्टियों की एनईईटी पोस्ट ग्रेजुएशन में रिजर्वेशन की मांग को इनकार करते हुए कहा था कि आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं है, इसलिए आरक्षण कोटे का लाभ नहीं देना संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। वैसे बता दें कि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी आरएसएस सरसंघ चालक मोहन भागवत के एक बयान के बाद आरक्षण बड़ा मुद्दा बन गया था। अब देखना होगा इस बार आरक्षण का मुद्दा क्या गुल खिलाता है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इधर उद्योग मंत्री श्याम रजक के नेतृत्व में 9 दलित विधायक राज्यपाल से मिले और SC/ST को संविधान से मिले आरक्षण संबंधी अधिकारियों को लेकर गवर्नर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही इस मामले में विवाद को खत्म करने के लिए आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की। इसके अलावा न्यायिक सेवा में आरक्षण की मांग, बैकलॉग पदों पर जल्द नियुक्ति और आरक्षण को मौलिक अधिकार बनाने की मांग की गई। आरक्षण के सवाल को लेकर के 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, न्यायिक सेवा आयोग गठन किया जाए, निजी क्षेत्रों में आरक्षण किया जाए और बैकलॉग को पूरा किया जाए। इस सवाल पर माननीय महामहिम राज्यपाल जी ने अपना पूरा सहर्ष उन्होंने अपनी समर्थन देने का वादा किया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार में कोरोना से हाहाकार मचा है, लेकिन सीएम गायब हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि अब मुख्यमंत्री की तलाश करनी होगी। वहीं सत्ता पक्ष पर तंज कसते हुए तेजस्वी ने कहा कि बेरोजगारों और प्रवासी मजदूरों को नौकरी दी जाएगी या फिर तरुण यादव पर ही सियासत होगी। कुमार जी से पूछे ना, वो माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछे कि तरुण है कौन, जवाब मिल जाएगा। तरुण के नाम पर संपत्ति भी है सर, मतलब कि तरुण कौन है, तेजस्वी कहाँ है, इन्हीं चीजों पे चर्चा होगी कि बेरोजगार को रोजगार कब मिलेगा, संपत्ति पे भी चर्चा होगी।
बिहार बीजेपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच में बिहार विधान परिषद के चुनाव की भी तैयारी कर रही है। इसे लेकर बैठकों का दौर चला। बीजेपी बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव कई स्तरों पर मीटिंग कर रहे हैं। विधान परिषद चुनाव को लेकर भी बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, सुशील कुमार मोदी, नंदकिशोर यादव, मंगल पांडे सहित संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ भी शामिल रहे। इस बैठक में राज्यपाल कोटे से विधान परिषद में 12 सीटों को लेकर जेडीयू और बीजेपी के बीच बंटवारे को लेकर भी चर्चा हुई। विधान परिषद का भी घोषणा नहीं हुई है, उसका अभी तक कोई जो है चुनाव आयोग से ये नहीं हुआ है। तो चुनाव आ रहा है, नवंबर में चुनाव है, तो इस तरीका से चुनाव की तैयारी पार्टी अपने स्तर से और जनता में संवाद करने के लिए अपने विकास जो हमने किया है 1 साल नरेंद्र मोदी का, उसको जनता में ले जाने का, ये सब बैठक के चलते रहती है। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ पटना में मंदिरी से इनकम टैक्स चौराहे तक मशाल जुलूस निकाली, जिससे करीब 20 मिनट तक यातायात प्रभावित रहा और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ी। जन अधिकार पार्टी ने छात्रों, सिपाही, अभ्यर्थियों और व्यापारियों की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही छात्रों का स्कूल फीस माफ करने की भी मांग हुई। हम कलाकार इस कोरोना महामारी में भूख से तड़प रहे हैं, मकान का रेंट देने में असमर्थ हो रहे हैं, बच्चों को पढ़ाई लिखाई देने में असमर्थ हो रहे हैं और कला सांस्कृतिक मंत्री हम कलाकारों के लिए कुछ भी राहत प्रदान कोशिश नहीं कर रहे हैं। लड़ेंगे, मशाल जल चुकी है। ये मशाल बिहार के 12.5 करोड़ लोगों की है, जो वर्चुअल और डिजिटल की जिंदगी जीते हैं और रियल हीरो जो बिहारी है उसको मारते हैं। इसीलिए होल्डिंग टैक्स व्यापारियों का खत्म, बिजली बिल माफ करो 3 महीने का, साथ EMI खत्म करो, मिडिल क्लास के बच्चों का स्कूल फीस बंद करो, ट्यूशन फीस बंद करो, किराए माफ करो, साथ सिपाही भर्ती जो विद्यार्थी है, हमारे जो बच्चे हैं, उसको न्याय मिलना चाहिए। STT को। बेगूसराय से पटना वापसी के दौरान बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बछवाड़ा में सड़क जाम का शिकार हो गए। तकरीबन आधे घंटे जाम में फंसे रहने के बाद स्थानीय लोगों और पुलिसकर्मियों ने किसी तरह मांझी के काफिले को जाम से बाहर निकाला। दरअसल बछवाड़ा थाना क्षेत्र के मुरली टोल निवासी विदेशी महतो के पुत्र शिवनारायण महतो 2 दिन पहले भी बाइक की चपेट में आने से घायल हो गए थे और इलाज के दौरान मौत हो गई। आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर NH 28 को जाम कर दिया, जिसमें पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का काफिला फंस गया। सीतामढ़ी में इंडो नेपाल बॉर्डर पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि 24 घंटे बाद हालात कंट्रोल में होने का दावा प्रशासन कर रहा है और सेना की ओर से भी जवाब दिया जा रहा है, लेकिन पुलिस फायरिंग में हिंसक झड़प के बाद एक शख्स की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, तो वहीं प्रशासन के दबाव पर बंधक शख्स को नेपाल पुलिस ने रिहा कर दिया है। नेपाल प्रशासन ने 24 घंटे बाद सरलाही जिले की सीमा के पास लाकर रिहा कर दिया। बंधक बने लगन राय ने रिहाई के बाद नेपाल पुलिस की बर्बरता से जुड़ी आप बीती सुनाई। हमरा इंडिया में आके बंदूक के पुना से मार के गिरा के इंडिया से पकड़ के नेपाल में ले गए। वहाँ गए तो हमारा पूछ रहा है, पूछिए बोले से नेपाल से लाया पकड़ करके कहो। हम कहते नहीं सर, हमको जान भी मार देगा तभी नहीं कहेंगे, हमको इंडिया से पकड़ कर लाया है मार के। दरअसल शुक्रवार को सोनबरसा के पिपरा परसाइन इलाके में विवाद हुआ था। नेपाल जाने की कोशिश कर रहे लोगों को नेपाल आर्म्ड फोर्स ने रोका था। जानकी नगर सीमा पर विवाद के बाद नेपाल पुलिस ने फायरिंग भी की। फायरिंग में एक भारतीय की मौत हो गई, जबकि 2 लोग जख्मी हो गए। 25 साल का मृतक विकास जानकी नगर टोले का रहने वाला था। नेपाल पुलिस ने भारतीय सीमा से एक व्यक्ति को बंधक भी बना लिया, लेकिन सीतामढ़ी प्रशासन की पहल पर शनिवार को बंधक लगन राय रिहा हुआ। मौजूदा हालात पर बिहार सरकार ने केंद्र को रिपोर्ट भी भेजी है। As far as Nepal is concerned, we have a very strong relationship with Nepal, which we have geographical linkages, historical linkages, cultural linkages, religious linkages. We have a very strong people-to-people connect, and our relation with them has always been strong and will remain strong in the future. वैसे लगन राय के परिजनों ने तो राहत की सांस ली है, लेकिन नेपाल पुलिस की गोलीबारी में मारे गए विकास राय के घर मातमी सन्नाटा पसरा है। 4 महीने पहले ही विकास की शादी हुई थी, लेकिन नेपाल पुलिस की फायरिंग ने एक सुहागिन के जीवन को वीरान कर दिया। जिससे ही गोली यहाँ पर लगा, यहाँ से लोगों जो है लेकर के भागा इलाज के लिए। रास्ते में जो है सोनबरसा के ही नज़दीक में जाकर के जो है वह डेथ कर गया, जबकि सीतामढ़ी जिला के पूरे रिश्तेदार शादी ब्याह नेपाल से हुआ है।
समझे कि नहीं, बॉर्डर खुला होने की वजह से सब आदमी अपना रिलेशनशिप रखे हुआ है नेपाल से, समझे। अगर ऐसा माहौल रहेगा तो रिश्ता टूट जाएगा। तो नेपाल पुलिस की इस कार्रवाई के चलते इंडो नेपाल बॉर्डर पर तनाव बढ़ गया है। दोनों देश के अधिकारी बॉर्डर पर कैंप कर रहे हैं, हालात पर नजर रखी जा रही है। उम्मीद है जल्द ही हालात सामान्य हो जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश रंजन की रिपोर्ट। और इस बीच नेपाल के नए नक्शे पर भारत का बयान सामने आया है। नेपाल का दावा ऐतिहासिक तथ्य पर आधारित नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ओर से यह बयान आया है। यह भारत और नेपाल के बीच मौजूदा समझ का भी उल्लंघन है। सीधे सीधे भारत ने ऐतराज जताया है और कहा कि यह तथ्यों से परे है। भारत ने ऐतराज जताते हुए कहा कि ये भारत और नेपाल के बीच मौजूदा समझ का भी उल्लंघन है। कोरोना संक्रमण की वजह से बिहार में शैक्षणिक संस्थान फिलहाल नहीं खोले जाएंगे। शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने कहा कि जुलाई के अंतिम हफ्ते में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक होगी, जिसमें फैसला लिया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि इस बारे में अभिभावकों, छात्रों और शिक्षण संस्थानों के निदेशकों से सुझाव मांगे गए हैं, जिसमें ज्यादातर लोगों ने सुरक्षा के लिहाज से स्कूल बंद रखने की अपील की है। उसके आधार पर अभी तक कुछ फैसला लिया गया नहीं, अभी सभी जगहों से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन जो वस्तु स्थिति है, सच्चाई ये है कि जिस तरह से संख्या बढ़ रही है तो बहुत सावधानी बरतनी होगी और निर्णय लेना होगा बहुत सावधानी के साथ, क्योंकि बच्चे जो स्कूल में जाते हैं वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में बहुत दिक्कत होगी। तो सारे चीज़ को हम लोग रिव्यू कर रहे हैं और जुलाई के अंत तक कुछ फैसला लिया जा सकता है, अगर कुछ स्थिति और सामान्य हुई तब। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।